नमस्कार, मैं अंकित गुप्ता। सिंप्लीफाइंग भारत के काफ़ी समय के बाद एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे छात्र राजनीति की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, कि छात्र राजनीति पिछले 60 दशकों में हमने जो देखी है, उसको आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कि वो कितने इफ़ेक्टिव है। क्या वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा छात्र राजनीति को साइडलाइन किया गया है, डाउनग्रेड किया गया है, और छात्र राजनीति कितनी इम्पॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए। और उसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है राहुल ओझा जी, जो कि छात्र राजनीति के ऊपर गहन जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है, छात्र आंदोलनों से वो खुद जुड़े हुए हैं और छात्र राजनीति का किसी समय में पार्ट रहे हैं। हम राहुल ओझा जी से ही जानेंगे इन सभी सवालों के बारे में, और छात्र राजनीति का वर्तमान में और फ्यूचर वो क्या देखते हैं इंडिया के अंदर, इन बारे में हम उनसे बात करें। राहुल ओझा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे शो में आए। और आज जैसे कि मैंने आप इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम बात करेंगे छात्र राजनीति की। जी। तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स की या छात्र राजनीति की, तो आप भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने सिंप्लीफाइंग भारत नाम के इस चैनल पे आने का मौका दिया। मैं अपनी बात की शुरुआत इस लाइन से करूँगा कि बहुत मुश्किल है सरल होना, बहुत कठिन है। इस दुनिया में सबसे कठिन है सरल होना, और हम ऐसी बातचीत इस क्रम में करेंगे कि बहुत सरलता से, बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आए कि इस देश में छात्र राजनीति क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए जो सबसे ज़रूरी तत्व है वो एक तो है कि भौतिक बाउंड्रीज़, मतलब बाउंड्रीज़ होना ज़रूरी है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है जनसंख्या, यानी कि नागरिक। तो नागरिक बनाने पे किसी भी देश को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और नागरिक बनाने का एक प्रोसेस होता है जो कि आज़ादी से लेकर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और आज तक 2025 तक ये विषय बहुत हाशिए का विषय रहा है। हमने अच्छे इंजीनियर्स बनाए हैं, उनके लिए आईआईटीज़ हैं, अच्छे डॉक्टर्स बनाए हैं, एम्स हैं, इसरो जैसे संस्थान हैं हमारे पास, और इस क्षेत्रों में भी बहुत डेवलपमेंट की आवश्यकता है। लेकिन नागरिक बनाने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं हमारे देश में। और किसी भी देश का भविष्य वही होता है जो उसके वर्तमान में स्कूलों का भविष्य होता है। आप किसी भी देश के स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान देख के बता सकते हैं कि आने वाला देश का आने वाला कल कैसा होगा। तो जो नागरिक बनाने की पूरी प्रक्रिया है वो स्कूलों से शुरू होकर कॉलेज तक जाती है, और जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक नागरिक के रूप में उसमें तमाम तरीके की चीज़ें विकसित होती रहती हैं। तो इसका विकास ठीक तरीके से हो, देश में ठीक तरीके के नागरिक बने, इसके लिए बहुत ज़रूरी है लोगों को लोकतंत्र की समझ होना। लोकतंत्र की समझ होने के लिए हमने कोई प्रक्रिया नहीं बनाई है। छात्र राजनीति इसमें बहुत बड़ा योगदान देती रही कि लोग, कम से कम छात्र जो कॉलेजेस में छात्र पहुँचे, उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ हो, वो देश दुनिया के तमाम मुद्दों पे बहस करें, उनके चुनाव हो, और उस आधार पे वो अपना नेता चुने जिससे वो लोकतंत्र के प्रक्रिया के भागीदार बने, और आगे वो ये समझ पाए कि हम जो देश की मुख्य धारा की राजनीति है, हमें उनमें किन मुद्दों पे ध्यान देना है, किन मुद्दों के हिसाब से अपनी सरकारें चुननी है, और किन मुद्दों पे हमें चर्चा करनी है। एक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी क्या है। एक नागरिक की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि हम 5 साल में एक बार वोट डाल के आएँ, हमें बल्कि सरकारों के काम पे ध्यान देना होगा कि सरकारें किस तरीके से काम कर रही। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर एक लोहिया को कोट करते हैं। लोहिया ने ये कहा था कि छात्र, लोग जैसे आजकल बातें करते हैं कि छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, तो लोहिया ने कहा था अगर छात्र राजनीति से दूर है तो वो सरकारी राजनीति होने देने की अनुमति दे रहा है। मतलब छात्रों को राजनीति करनी चाहिए, नहीं तो सरकारी राजनीति का अर्थ ये है कि सरकार मनमाने तरीके से काम करेगी। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको अपनी बात समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे जो हाथी का जो महावत होता है, उसके हाथ में एक अंकुश होता है कि अगर हाथी कभी निरंकुश हो जाए तो वो अंकुश से उसको कंट्रोल में लाता है। तो मैं अगर मेरी समझ से मैं बोलूं तो अगर ये सरकार और सरकारी व्यवस्था अगर हाथी है तो छात्र राजनीति उसका अंकुश। अगर सरकारें कभी निरंकुश होंगी, निरंकुश होती रही हैं,
तो छात्र राजनीति ने उस पे अंकुश लगाने को, उसकी निरंकुशता पे अंकुश लगाने का काम किया है और प्रतिरोध का स्वर बुलंद किया हमेशा से छात्रों ने। मैं इस बात पे आता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस पे हम जब छात्र राजनीति डिफाइन करते हैं तो जो आपने कहा कि हमें एक ज़रूरत है कि हम एक्टिवली पार्ट लें, मुद्दे जाने क्या है, और उसके ऊपर जैसे कि कोई सरकार डिलीवर ना करे तो उसके लिए हमें मतलब आंदोलन के थ्रू, या जैसे आपने बताया कि एक उस पर अंकुश लगाने के लिए हमें ज़रूरत है। हमें छात्र राजनीति की ही आवश्यकता क्यों है? हमें एक ऐसा सिविल एक इंस्टीट्यूशन हमें बना दिया जाए जहाँ सभी को ये नॉलेज दी जाएगी कि आज क्यों वोट देना चाहिए, वोट क्यों इंपॉर्टेंट है और सरकार चुनना क्यों इंपॉर्टेंट है, भागीदारी लेना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, छात्र राजनीति का पार्ट बनना इसकी आवश्यकता क्यों देखते हैं आप? देखिए, ये आपने जब मैं ये बातें बोल रहा था तो मेरे भी दिमाग में ये बातें थी कि छात्र राजनीति तो बहुत कम लोग जुड़े हैं, जो विश्वविद्यालयों में जा पाते हैं वही बहुत बहुत लिमिटेड संख्या है, और अब तो देश में बहुत कम जगहों पे छात्र राजनीति बची भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, हर विश्वविद्यालय में, हर महाविद्यालय में ऐसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जिससे लोगों को नागरिक बोध है, जिससे लोगों में पैदा हो। छात्र राजनीति इसके लिए ये जरूरी, इसलिए जरूरी है क्योंकि जो जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि सबको बताया जाए, तो बताना एक होता है पढ़ना एक होता है थ्योरी की नॉलेज, और एक होता है प्रैक्टिकल की नॉलेज। प्रैक्टिकल करना, थ्योरी की नॉलेज रखना और फिर उसका प्रैक्टिकल करना, तो छात्र राजनीति उसका प्रैक्टिकल है। और जो युवा है, आप देखेंगे कि जो 16 से 25 साल का युवा या 12 से ही आप 25 साल के युवा, ये इसमें बहुत ऊर्जा होती है और ये प्रतिरोध का आवाज़, प्रतिरोध का स्वर होता है किसी भी देश में। जब हम 25 या 30 साल क्रॉस करते हैं तो हम थोड़ा सा अपने स्वार्थी हो जाते हैं और अपना भविष्य देखने लगते हैं, अपनी चिंताएं करने लगते हैं, परिवार की चिंताएं करने लगते हैं, तो हम अपने फ़ायदे और नुकसान देखकर काम करते हैं। जबकि जो युवा होता है ना, वो ये करता है कि मतलब अपना फ़ायदा नुकसान न देखते हुए थोड़ा इमोशनल होता है, देश और राष्ट्र और समाज की बात करता है, तो उसको छात्र राजनीति एक दिशा देती है, छात्र राजनीति उसको एक मंच देती है अपनी बात कहने का। छात्र राजनीति को सरकारों ने, तमाम तरीके की सरकारों ने धीरे धीरे कमज़ोर किया। जी, मैं इस पे आऊँगा, लेकिन मैं इसी बात का एक लॉजिक ये भी दिया जाता है कई जगह। जब देखिए, आपने अभी जैसे बताया बिल्कुल ठीक है कि बहुत जगहों पे छात्र राजनीति को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यूपी उनमें से एक स्टेट है, बिहार उसमें से शायद एक स्टेट है। तो मेरा यही मानना है कि एक लॉजिक ये दिया जाता है जी, बाहुबल इसमें यूज़ होता है, इसमें जो सीनियर पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल पार्टीज़, पेरेंट पार्टीज़ के, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें पैसे की बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, और हम एक युवाओं को जो है, हम एक इसको ट्रेंड सेट ऐसा हो गया है कि इसमें जी बहुत ज़्यादा बाहुबल, बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा इसमें सीनियर्स की इन्वॉल्वमेंट। और अगर आप देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी की राजनीति, अभी जो 2-3 मर्डर हुए हैं रिसेंटली, उनका सीधा माफिया से लिंक हुआ है। तो ये लॉजिक भी एक दिया जाता है। इसको आप कितना सीरियस एक ऑब्स्टेकल मानते हैं कि नहीं डिस्करेज करता है और छात्र राजनीति? हाँ, बिल्कुल, ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। मैं पहले थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई कर दूं कि जो दलगत राजनीति होती है, विश्वविद्यालयों में दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ के राजनीति नहीं होनी चाहिए। छात्र राजनीति बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत स्वतंत्र तरीके से होनी चाहिए, किसी भी जाति, धर्म के प्रभाव में, या फिर कह लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। छात्र राजनीति कौन इंश्योर करेगा ये? एक तो क्या है, सबसे पहले विश्वविद्यालयों को या इस पे कानून, नियम बनाने चाहिए कि किसी भी इस तरीके की जो क्या बोलते हैं, मतलब राजनीतिक दल का इसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन तमाम तरीके के रेगुलेशन हैं, लेकिन उनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठा के ये तमाम राजनीतिक दल उसमें हस्तक्षेप करते हैं। जो आपका महत्वपूर्ण सवाल था कि बाहुबल, जो इस सवाल में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था आपके, कि बाहुबल और पैसा इसमें बहुत माफिया बहुत इन्वॉल्व है भी, बहुत जगहों पे है भी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पर ये बड़ी हास्यास्पद बात है, हंसने वाली बात है कि मोटरसाइकिल और रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, है ना, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान जाती है, पर उस डर से कोई मोटरसाइकिल चलाना नहीं बंद कर देता। उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसको बंद कर देना नहीं है। आप देखेंगे, मैं उदाहरण देता हूं ना, कि अगर हत्याएं हो रही हैं, माफिया से कनेक्शन मिल रहे हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे, देश के प्रधानमंत्री कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी। 76 के आंदोलन में जो विशुद्ध रूप से
एक हॉस्टल का आंदोलन था और जिसने देश की सत्ता बदल दी, उसमें वो शामिल थे। देश के गृह मंत्री कौन है? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो भी छात्र राजनीति से निकले। नड्डा जी देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, छात्र राजनीति से निकले। या फिर आप कह लीजिए नितिन गडकरी जी छात्र राजनीति से निकले। राजनाथ सिंह जी छात्र राजनीति से निकले। आप ये समझिए कि देश के तमाम बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स, तमाम बड़े मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए या असम के मुख्यमंत्री हुए, ऐसे कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और तमाम सारे मिनिस्टर, मतलब ज़्यादातर मिनिस्टर्स छात्र राजनीति से निकले हैं। तो ये पॉजिटिव भी तो है, ये सकारात्मक पक्ष भी तो है छात्र राजनीति का, कि जो देश चला रहे हैं वो सारे के सारे छात्र नेता चला रहे हैं और देश आर्थिक विकास भी कर रहा है। हम एक देश के रूप में अपने आप को बहुत मजबूत कर पा रहे हैं। तो फिर ऐसी क्या आपदा आ गई, ऐसी क्या आपदा आ गई कि छात्र राजनीति एक हाशिए का विषय हो गया आज के समय में? ये सोचने वाला विषय है। इसमें मैं आपसे ये बताऊंगा, जैसे आपने जेपी आंदोलन की अभी बात करी 74 में, जो कि कॉलेज के कैंटीन से स्टार्ट हुआ था। हम थोड़ा सा पीछे और जाए 48 में, जब कायदे आजम जिन्ना जो है ढाका यूनिवर्सिटी में गए थे और उन्होंने कहा उर्दू जो है वो हमारी कौमी सरकारी ज़ुबान होगी, तो उस पर भी वहाँ वॉकआउट हुआ। उसके बाद हमने 42 में जरा अपना इधर एंटी हिटलर एक वाइट रोज मूवमेंट हुई थी, स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स ने उसको भी करा था। हमने राजीव गोस्वामी का मंडल कमीशन का प्रोटेस्ट देखा हुआ। हमने 2006 में एम्स के डॉक्टर्स का एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट देखा हुआ। निर्भया आंदोलन लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, जिसमें SFI, ABVP, NHY, सभी इसमें आए थे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो समय अलग था और आज का परिप्रेक्ष्य में समय अलग है, जिसकी वजह से जो इसके नेगेटिव साइड ज़्यादा हाईलाइट होती है और जिसकी वजह से सरकारें धीरे धीरे, सभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज इसको मतलब हाशिए पे, जैसे आपने खुद बताया, और ऐसा है भी। मैं खुद छात्र राजनीति के साथ काफ़ी साल, लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ, लेकिन आज मैं अगर बोलूँ कि पिछले 10 दूसरे प्रेसिडेंट्स के नाम बता दीजिए पिछले अभी, तो शायद हम नहीं बता पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि क्या वो समय, वो दौर दूसरा था, आज दौर दूसरा है। रिसोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से उसका मिसयूज़ का चांसेस ज़्यादा है। क्या रीज़न आप मानते हैं? ये मिसयूज़ होना रेगुलेशन की कमी है। दूसरा, वो दौर दूसरा नहीं था। अभी आपने बताया निर्भया आंदोलन को हुए कितने वर्ष हुए, बहुत समय नहीं बीता। आप ये कह लीजिए जो अन्ना का आंदोलन था, अन्ना के आंदोलन में मुझे ये लगता है कि 75% प्लस लोग जो थे वो छात्र थे। पूरे देश में जो एक माहौल बना वो छात्रों ने बनाया। सोशल मीडिया तो मतलब आम लोगों तक उसकी पहुंच बनी थी और छात्र ही थे जो सोशल मीडिया से लेकर और सड़कों तक आए और फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो बहुत समय नहीं बदल गया, बल्कि ये मैं कहूँगा कि छात्र राजनीति को साजिशन धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। अब आप पूछेंगे, लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाई साजिश क्यों, ऐसी क्या दुश्मनी हो गई लोगों को छात्र राजनीति से? एक सामान्य घर का लड़का जिसके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है, वो आके छात्र आंदोलन करके छात्र राजनीति में शामिल होकर अपनी पहचान बना सकता है और देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, मिनिस्टर भी बन सकता है। और छात्र राजनीति से निकले लोग बहुत सारे क्षेत्रों में हैं। आप रजत शर्मा देखिए, एक बड़े टीवी चैनल के मालिक हैं, प्रभु चावला देखिए। आप 76 के आंदोलन का आपने जिक्र किया। 76 के आंदोलन का अगर इतिहास लिखने के लिए कोई कलम उठेगी तो बिना राम बहादुर राय जी के नाम के नहीं लिख पाएगी। राम बहादुर राय जी इसी छात्र राजनीति के उपज थे। भारत के सबसे बड़े संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, जिनकी किताबें पढ़ते हैं यूपीएससी वाले लोग, उनकी लिखी हुई किताबें इसी छात्र राजनीति के उपज थे। ऐसे तमाम छात्र नेता हुए। पर छात्र राजनीति को साजिशन इसलिए समाप्त किया जा रहा है क्योंकि इसमें सामान्य परिवार का बच्चा आके छात्र राजनीति करता था, अपनी पहचान बनाता था और वो देश के तमाम महत्वपूर्ण पदों पे जाता था। अब जो लोग छात्र राजनीति से निकले, जैसे एक बहुत बड़ा नाम छात्र राजनीति से निकला, लालू प्रसाद यादव बहुत बड़ा नाम थे, पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे और फिर मुख्यमंत्री रहे। अब लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि कोई और लड़का उन्हीं की तरीके से सामान्य घर से निकल कर आए और छात्र राजनीति करे और वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस लालच में पड़ गए कि हमारे घर का लड़का, हमारा बेटा ही मुख्यमंत्री बने। उसको चैलेंज कहाँ से मिल सकता था? चैलेंज मिल सकता था छात्र राजनीति से। कोई छात्र नेता आता और चैलेंज करता
क्यों? क्योंकि छात्र नेताओं के साथ जो लोग जुड़े होते हैं वो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और वो चैलेंज करता और उनको दिक्कतें होती, इसलिए धीरे 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 इसको छात्र राजनीति को साजिशन, पहले समाज के बीच में इसका माहौल खराब बनाया गया कि जी ये तो गुंडई करते हैं, ये तो बम चलाते हैं, उनको रेगुलेट किया जाना चाहिए था। और अगर इसमें धन बल और बाहुबल का प्रयोग हो रहा है तो मुख्य धारा की राजनीति में लोकसभा हो, विधानसभा हो या किसी भी तरीके का चुनाव हो यहाँ देश में, कहाँ धन बल और बाहुबल का प्रयोग नहीं हो रहा है। एक चुनाव नहीं बता सकते आप इस देश में, सोसाइटी तक के चुनाव आजकल मैं नोएडा और यहाँ कई जगहों पे देख रहा हूँ, वहां तक धन बल बाहुबल का प्रयोग हो रहा है और हर तरीके से हो रहा है। और तो आप माफ़ी चाहूँगा मैं आपको एक सवाल जो आप ही के इस जवाब से मैं निकालता हूँ, जिसमें आपने अभी एग्जांपल दिया कि लालू प्रसाद यादव जी का, कि और ये काफ़ी हद तक सही भी है कि कोई और नहीं चाहता उनके छात्र राजनीति से जब आंदोलन खड़े हुए हैं तो नेता ऐसे पैदा हुए कि सत्ता और दिशा और दशा दोनों परिवर्तन नहीं है देश की। मैं 2006 का एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क एक परिवर्तन छात्र राजनीति में दिल्ली यूनिवर्सिटी की हुआ था, और शायद वो, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं छात्र राजनीति को हाशिए पे रखा गया तो इसमें लगभग सभी पार्टीज इन्वॉल्व है, सभी पार्टीज जब मैं बात कर रहा हूँ। और ये सवाल मेरा थोड़ा लंबा भी होगा। मैं कॉलेज में छात्र राजनीति 2003 में मैंने स्टार्ट की थी और लगभग 2009 तक मैं छात्र राजनीति में रहा। 3, 4, 5 के जो चुनाव हुए और 6, मैं आपको सभी पार्टीज के लगभग पॉलिटिकल पैनल बता सकता हूँ। एक जाम होता था, एक हम जाते थे, हमें दिखता था 40 गाड़ियाँ एक पार्टी की तो 40 गाड़ियाँ दूसरी पार्टी की, 60 लोग पैम्पलेट आपके बांट रहे होते थे और एक माहौल होता था जिसको हम देखने। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मतलब होता था 1 दिसंबर की फेस्ट और 1 सितंबर के चुनाव। ये यंगस्टर्स को बहुत अपील करते थे, फैंटासाइज होता था और बहुत इसको हम एक अलग यूनिक इसकी पहचान थी। 2005 में 2006 में विकास दहिया नाम का एक लीडर एबीवीपी से आता है और वो इतना बड़ा थ्रेट बन जाता है एग्जिस्टिंग कांग्रेस पार्टी के लिए, जो सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, कि लिंगदो की रिकमेंडेशन, जेएम लिंगदो रिकमेंडेशन, जिसका सुरक्षा नाम लेट 90s से सुन रहे थे जी, वो इम्प्लीमेंट होती है 2007 में उसको रुकने के लिए। और विकास दहिया अपने साथ कई लीडर और डायनामिक लीडर जैसे कि जितेंद्र शुक्ल, मानवेंद्र सिंह और हम बात करें नुपुर शर्मा, अपने साथ वो नर्चर करता है, वो ग्रूम करता है। लेकिन कांग्रेस इतनी भयभीत हो जाती है कि लिंगदो कमीशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। आज 2014 से भाजपा की सरकार आएगी, जेएम लिंगदो की रिकमेंडेशन एज इट से। और ये मैं आपको इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ कि अभी हमने रिसेंटली देखा लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल के ऑफिस में टूसू ब्लेजी उन्हें एक गोबर हुआ, क्योंकि उन्होंने एक क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट के तौर पे दीवार पे गोबर लगाया। तो इस इंसिडेंट के बाद मुझे पता चला कि देर इज सम प्रेसिडेंट रौनक खत्री और डूसू का ऑफिस आज भी जिंदा है विकास दहिया के टाइम के बाद जी। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट लगभग सभी पार्टीज की है। आपने बीजेपी के 5 नाम गिनवाए, वो तो छात्र राजनीति से निकले हुए नेता है जी। फिर क्यों नहीं कुछ इसको रिवाइव करने की कोशिश? नहीं, देखिए जैसे ये जो है ना छात्र राजनीति को, मैंने बोला ना कि साजिशन बहुत हाशिए पे सभी पॉलिटिकल, हाँ सभी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। ये बहुत हाशिए का विषय हो गया है ना कि छात्र राज, मैं बोल तो रहा हूँ कि मैंने अपने पिछले जवाब में बोला कि एक सोसाइटी में इसकी निगेटिव इमेज गढ़ी गई। ये रौनक खत्री वाले इंसिडेंट की बात आपने बताई ना, तो मैंने देखा इसको, एक न्यूज़ चैनल ने ये खबर अपडेट करी थी, तो मैं उसके नीचे कमेंट्स पढ़ने लगा, तो उसके नीचे छात्र राजनीति को लेकर सारे के सारे कमेंट्स निगेटिव थे। जैसे मसलन मैं 1-2 उदाहरण आपको मैं बता दूं। उदाहरण में जैसे था कि ये लोग पढ़ने जाते हैं कि राजनीति करने जाते हैं, ये बेवकूफ़ी पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए विश्वविद्यालयों में, और तरह तरह के कमेंट एकदम निगेटिव कमेंट थे। जब मैंने अपने पहले जवाब में बोला कि निरंकुश हो जाते हैं, जैसे विश्वविद्यालय इस तरीके मतलब पूरी तरीके से निरंकुश हैं। अब किसी भी, जैसे लक्ष्मीबाई के प्रिंसिपल का आपने उदाहरण दिया, अगर उनको कुछ इस तरीके का प्रयोग करना था, अगर उनको जरूर लगता था, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकती है, लेकिन अगर वो इस तरीके का उनको प्रयोग करना था तो सबसे पहले उनको अपने घर में, अपने व्यक्तिगत प्रॉपर्टी पे करना था ये प्रयोग, कि भाई वो ठंडा कर रहा है गोबर की नहीं कर रहा है। पर रौनक खत्री ने भी जो किया वो एक गलत तरीके से किया। मैंने पहले ही बोला कि जो एक लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए, इससे ही छात्र राजनीति बदनाम हुई। एक लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए। लाइन क्या थी कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, और दूसरा कि हमें सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। तो जो मैं पूरा जवाब मेरा सुन लीजिए, जो ये नकारात्मक राजनीति रही
तमाम संगठनों तमाम पार्टियों, मैं किसी संगठन और पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन तमाम जो नकारात्मक राजनीति रही सोसाइटी में, छात्र राजनीति के इसने निगेटिव इमेज गढ़ी। सोसाइटी पूरी तरीके से छात्र राजनीति के खिलाफ है। इसलिए जब छात्र नेताओं पे कोई कार्रवाई होती है इस तरीके का तो लोग खुश होते हैं, और जब लोग खुश होंगे, लोगों को ये मतलब सच्चाई नहीं पता कि छात्र नेता क्या करते रहे। मैं उसको, जैसे आपने उदाहरण दिया कि विकास दहिया जी ऐसे थे और नुपुर शर्मा 60 लोग पोस्टर चिपका रहे हैं। मैं 2-3 घटनाएं आपको बताता हूँ बहुत छात्र राजनीति में मैंने जो महसूस किया। एक है सुभाष कश्यप, मैंने बताया ना, द आवर पार्लियामेंट करके उन्होंने किताब लिखी, मतलब कई किताबें लिखी हैं जो यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं और बेस्ट सेलर रही हैं। वो छात्र नेता रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। उन्होंने बताया हमें कि आज़ादी के समय नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेहरू जी का कोई कार्यक्रम लगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और ये हुआ कि स्टूडेंट यूनियन उसका विरोध करेगा इसको, तो नेहरू जी को ये बात पता चली कि स्टूडेंट यूनियन नेहरू जी के विश्वविद्यालय में आने का विरोध कर रहा है। सुभाष कश्यप जी ने बताया कि वो अपने रूम में सो रहे थे सुबह, नेहरू जी इलाहाबाद में थे, शहर में थे, वो घूमने निकले और उनके हॉस्टल के कमरे पे गए। अगर दरवाज़ा खोला तो उनके अर्दली ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, और वहाँ पे उनके कमरे में गए और उन्होंने पूछा कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं हमारा आज। तो उन्होंने बताया कि देखिए हमारे ये समस्याएं, ये मांगे, उनकी सारी मांगे वहीं मान ली गई, है ना, सारी मांगे वहीं मान ली गई। आप ये सोचिए कि छात्र राजनीति कभी इतना गंभीर विषय हुआ करती थी। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनियन पे जाएंगे तो वहाँ एक शहीद लाल पदमधर की मूर्ति है। कोई भी छात्र नेता आता है, कोई भी छात्र नेता आता है तो पहले वो मूर्ति को माला चढ़ाता है, माला पहनाता है, फिर ही छात्र संघ भवन में जाता है, कोई भी, है ना। तो शहीद लाल पदमधर वो थे जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो छात्र जब विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, तो उसका नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजों की गोलियों से वो मारे गए थे, है ना। उनकी मूर्ति, छात्र राजनीति ने देश में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए, लेकिन समय के हिसाब से इसको मैं एक और घटना बता देता हूँ आपको। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे राजमणि पांडे जी, अभी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत सरल स्वभाव के। उनकी घटना है कि चूँकि मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट जज आए हुए थे, बस्ती का हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट जज आए हुए थे और उनका स्वागत का या विदाई का कार्यक्रम था, विदाई कुछ ऐसा मुझे कंफर्म याद नहीं है कि विदाई का कार्यक्रम था। वो अपना भाषण दे रहे थे डिस्ट्रिक्ट जज, और राजमणि पांडे जी बैठे हुए थे और हम सब बैठे हुए थे वहाँ। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने भाषण में बोला कि हमारे बीच में राजमणि पांडे जी बैठे हैं, ये मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं इनको पहचान रहा हूँ। जब ये चुनाव लड़ते थे इन्होंने हमारी बहुत मदद की, जब ये चुनाव लड़ते थे तो मैं इनके पोस्टर चिपकाया करता था। अब आप सोचिए कि उस जिला जज के मन में कितनी श्रद्धा रही होगी उस छात्र नेता के लिए। छात्र राजनीति के साथ सबसे बड़ी साजिश यही हुई कि ये जो श्रद्धा थी, ये जो विश्वास था छात्र नेता के प्रति, इसको नकारात्मक राजनीति ने मार दिया, है ना। सिक्योरिटीज एस्टेब्लिश नहीं था, इनसिक्योरिटीज ने मार दिया, और नकारात्मक राजनीति जो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए जो राजनीति हुई, अपने राजनीतिक आकाओं के लिए कि कोई जो जिस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है उसके आका को खुद खुश कर देना चाह रहा है, कुछ ऐसा करके विश्वविद्यालय में, जिससे इसकी नकारात्मक इमेज गढ़ी और अब छात्र राजनीति पूरी तरीके से बदनाम हो गई है, इसीलिए हाशिए पर है। देखिए, इसको बदनाम हो गई है और ये हो गया है, इसमें काफ़ी हद तक मैं मानूंगा कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के एस्टैब्लिश लीडर भी जो खुद राजनीति से आए, छात्र राजनीति से, वो भी इनसिक्योर है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है। अब आपको उस तरीके से मैसेजेस देना है या जाके इन्फॉर्म नहीं करना, आपको भाई भीड़ इकट्ठी करनी है, आप एक मैसेज फ्लोट करिए, वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो हो जाता है। मैं ये इस बात से इसलिए मैं आपको ये पूछना चाह रहा था कि चलिए आप इस बात पे एग्री करते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें शामिल हैं। 2006 में जो प्रोटेस्ट था हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, वो प्रोटेस्ट ना होता तो शायद हमें नहीं पता था कि रामायण के बारे में क्या पढ़ाया जा रहा है। वो भी बुक कंपाइल्ड बाय देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स डॉटर। जब एक डेलीगेशन एबीवीपी के लेड करके हमारे संगठन मंत्री उस समय के राकेश शर्मा जी, कासरिया जी, मानवेंद्र जी, वासु दुक्कड़ जी, अपना दीपा गहलोत और ऐसी कई कार्यकर्ता जो जेल में, जब ये एजिटेशन हुआ तो पता चला कि इस तरह की भ्रामक बातें हमारी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाती। मैं कह रहा हूँ कि आज ये नेता का है, आज ये सभी नेता का है। 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। हमारे ये वो डायनामिक लीडर्स हैं, मेरी बात सुनिए, कि जिनको देख के कहीं यंगस्टर्स मोटिवेट होते थे। आप
और इन्होंने अपने ऊपर केसेस लगवाए। और ये मैं सिर्फ एबीवीपी की बात नहीं कर रहा कि आज भाजपा है तो मैं इस सवाल एबीवीपी से पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि रोहित चौधरी एनएसयूई से बहुत बड़ा नाम होता था, कहाँ है आज? और आप आए रागनी नायक, चलिए नेशनल प्रवक्ता है, अमृता धवन, सेम हमारा अगर INLT की बात करें जो नंबर 3 पर रहती थी मनदीप सिंह, आज कहाँ है? तो कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस पे इन्वॉल्व हैं। जैसे जितने नाम आपने लिए इनमें से कुछ लोगों को मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, पर जो आप अब मैं इसमें थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मैं इनमें कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ और इन लोगों ने बहुत मेहनत की है छात्र राजनीति में और इनके पास स्किल्स हैं। लेकिन अभी क्या है कि समय ऐसा है कि ये सामने आ नहीं पाए मुख्यतः, लेकिन समय थोड़ा बदल रहा है। समय राजनीति बहुत ट्रांजिशन पीरियड में है, बहुत ट्रांजिशन पीरियड में है। आप देखेंगे कि आने वाले 10 साल में आपने जितने नाम लिए इनमें से कुछ लोग आने वाले 10 साल में कहीं कैबिनेट मिनिस्टर या फिर कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री तक मिल सकते हैं आपको। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे जान रहा हूँ इनमें से बहुत सारे लोगों ने आंदोलन खड़े किए हैं, लोग खड़े किए हैं, और लोग सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में इनके कई जूनियर्स स्टूडेंट्स जो इनके लिए श्रद्धा रखते हैं, जिनका इन्होंने एडमिशन कराया, जिनकी फीस भरी। जैसे आप जब अरुण जेटली जी नहीं रहे तो ये रजत शर्मा जी ने एक कहानी सुनाई कि अरुण जेटली जी से वो कहाँ मिले और फिर वो कहाँ तक पहुँचे। ऐसे इन लोगों के भी हैं, इन लोगों के भी तमाम लोग ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पे पहुंच रहे हैं। और इन देखिए क्या होता है ना कि एक छात्र राजनीति में लगभग छात्र नेताओं ने ये शायरी दुष्यंत कुमार की जरूर पढ़ी होगी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इन्होंने तमाम लोगों को इस्टेब्लिश किया है, तमाम लोगों की मदद की है और वो देश में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं। आप नुपुर शर्मा जी का आपने नाम लिया, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव रहे, 50 दिन नुपुर शर्मा फॉर दिल्ली सीएम ट्रेंड किया ट्विटर पे, आपने भी देखा होगा। फॉलोअर्स नहीं, हाँ बहुत सारी लोग, हाँ फॉलोअर्स नहीं। मेरा सवाल आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको 1 मिनट के लिए इंटरव्यू करूंगा। फॉलोअर्स के लिए आपने क्या किया छात्र राजनीति में अपने पोजीशन पे रहते हुए? फॉलोअर्स आपके साथ है, आज भी है। फॉलोअर कहीं भी हो, यूएसए में हो, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो आपके क्या संगठन के द्वारा कोई नर्चरिंग हुई है इन लीडर्स की? क्या संगठन के द्वारा कोई ग्रूमिंग हुई है इन लीडर्स की? क्या संगठन के द्वारा इनको पूरे इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं ग्रो करने की? ये मेरा सवाल है, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। जमहूरियत में आपने जो सवाल किया था उसमें देखिए, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, सरों की संख्या गिनी जाती है। जिस तरफ सरों की संख्या ज़्यादा होती है उस संख्या बल के आगे लोगों को झुकना पड़ता है। ये जितने भी आपने नाम लिए छात्र राजनीति से जो भी निकले हुए हैं, सबके पास संख्या बल है और इस संख्या बल के आगे किसी भी राजनीतिक पार्टी को झुकना पड़ेगा। पहले ही मैंने बताया कि जो राजनीतिक दल में लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग, वो ये नहीं चाहते कि कोई नया और कैपेबल व्यक्ति आए जो उनके स्थान को घेरे। तो इसलिए लगातार ये जो पूरी व्यवस्था है रेजिस्ट करती है कि कोई नया व्यक्ति ना आ पाए, और खासकर वो व्यक्ति जो कैपेबल है, जिसको लोग जानते हैं, जिसके लिए लोगों के मन में सम्मान। नहीं तो फिर वो बहुत सारी दुकानें वो बंद हो सकती हैं जो केवल झूठ बेच रही हैं। तो इसलिए लोग इसको रेजिस्ट करते रहे हैं, और तमाम राजनीतिक दल के लोग। देखिए, अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे क्या जिस तरीके से जेएम लिंगू की रिकमेंडेशंस को लगा के कर्टेल किया गया था एक राजनीति, 2006 के बाद राजनीति नहीं हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 92 कॉलेजेस आपके पास हैं, आप कैंपेनिंग के लिए 3 दिन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 10,000 के खर्चे में इसको करें, 5,000 के। उसके बाद आपने एज लिमिट भी लगा दी, उसके बाद आप अटेंडेंस लिमिट भी लगा रहे हैं। जो नेता छात्र राजनीति कर रहा है अपने कैंपस से नहीं, वो पूरे 92 कॉलेजों की कर रहा है, वो कैसे अटेंडेंस पूरी कर सकता है? तो ये जो कंडीशन है कहीं ना कहीं ये दिखाता है। अच्छा, वो लीडर्स 2006 से पहले वाले जो हमने देखे, इसमें मैं वायलेंस का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन हमने वो दौर देखा है जहाँ 4 बजे दीवार में एक पोस्टर है रात के, तो 5 बजे दूसरी पार्टी का है और उसी दीवार में 6 बजे तीसरी पार्टी का है। कैसे ये लीडर्स जो 2006 के बाद आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ, ये एक तरीके से बैकडोर साजिश नहीं है इसको? देखिए, अगर पर्टिकुलर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति की बात करते हैं तो लिंगदोह ने पूरी तरीके से राजनीति को मारा है, निश्चित रूप से मार दिया है। कारण इसके पीछे क्या है कि आपने बोला ना कि 92 कॉलेज हैं, और 92 कॉलेज एक जगह नहीं है, पूरे दिल्ली में है। दिल्ली की 7 लोकसभा और 70 विधानसभा से शायद 17 विधानसभा में फैले हुए हैं,
और इसके अलावा बच्चे जो रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कॉलेज में ही मिल जाए आपको, वो पीजीज और तमाम तरीके का हॉस्टल्स में रहते हैं। और हर बच्चे तक पहुंचना या हर कॉलेज तक ही पहुंच जाना किसी भी छात्र नेता के लिए 7 दिन, अगर 7 दिन दिए जाते हैं जिनमें कई बार बंद होते हैं कॉलेज, 7 दिन में नामुमकिन है, कोई नहीं पहुंच सकता। अगर और 5,000 क्या लिमिट है ना। आप जानते हो कि फिर झूठ, हर छात्र, आप चाहते हो कि हर छात्र नेता जो आपको आके झूठ बोले कि हमने 5,000 में, और आप उसको स्वीकार करते हो कि उसके झूठ को स्वीकार करते हो और मोहर मारते हो कि इनने 5,000 में, ये झूठ को आप स्वीकार कर रहे हो, है ना। और आपको तो कायदे से ये करना चाहिए कि अगर जैसे डूटा टीचर्स एसोसिएशन की जो चुनाव होता है उसमें बाकायदा जो कैंडिडेट्स होते हैं कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में टीचर इकट्ठा होते हैं, सब कॉलेज प्रशासन, कॉलेज में टीचर इकट्ठा होते हैं, सब अपने मुद्दे, अपनी बात रखते हैं और बोलते हैं कि हमें समर्थन करो। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के लिए भी होनी चाहिए कि कम से कम अगर कॉलेज आप व्यवस्था नहीं कर रहे हो तो कम से कम एक दिन तय कर दिया जाए कि इस दिन जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिनके पास आई कार्ड है दिल्ली विश्वविद्यालय का, वो फला जगह यूनिवर्सिटी स्टेडियम या कहीं पर पोलो ग्राउंड, बहुत सारी जगह हैं यूनिवर्सिटी के पास, इकट्ठा होंगे और जितने भी छात्र नेता जो छात्र संघ के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो आके अपनी मुद्दे, अपनी बातें रखेंगे और डिबेट का भी कह लीजिए, डिबेट कराना तो मतलब बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, वो भी बहुत हेक्टिक हो जाएगा। अपनी बात रख दे, एक छात्र नेता को 10 मिनट का समय दे दिया जाए कि भाई 10 मिनट में आप अपनी बात रख दो, है ना, 10 मिनट में आप अपनी बात रख दो। उसको कम से कम इतना मौका मिलना चाहिए कि वो 10 मिनट में अपनी बात रखे। तो कम से कम जो छात्र संघ अध्यक्ष छात्र नेता बन के आएंगे उनको अपनी बात रखने की कला होगी, अपनी बात रखने की कला, अपनी बात कह जाने की कला। नेता के लिए, किसी भी नेता के लिए सबसे जरूरी जो गुण होता है वो अपनी बात कह देने की बात होती है, अपनी बात। तो इस तरीके की कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और जो छात्र राजनीति के कमजोर होने का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है, एक तो जो एक किसी भी सत्ता के खिलाफ जो बहुत बड़ी प्रतिरोध की आवाज थी वो दब गई है, वो प्रतिरोध की आवाज। आप देखिए कौन सा ऐसा स्टेट होगा पूरे देश में जहां पेपर आउट होने की घटना ना हो। पेपर राजस्थान ने, है ना, और सरकारें मानती नहीं हैं जब तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होता और फिर अगला पेपर होता है फिर आउट होता है। आप ये सोचिए कि जो सरकारी एग्जाम्स के पेपर होते हैं उसमें पेपर आउट होने पे पेपर कैंसिल होता है, फिर से पेपर कराया जाता है जिससे कई छात्रों का साल खराब होता है। और कई सारे पेपर तो ऐसे भी हुए होंगे, अगर पेपर आउट हो रहे हैं पता चले तो कई सारे पेपर ऐसे भी आउट हुए होंगे, कई सारे लोग ऐसे भी सेलेक्ट हुए होंगे जो पेपर आउट करके सेलेक्ट हुए और आज सरकार के महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हैं। उनका अप्रोच क्या होगा? इससे हम देश को कमजोर कर रहे हैं कि नहीं? इससे देश कमजोर हो रहा है कि नहीं कि एक गलत आदमी एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पे जाके बैठ गया जो एक गलत तरीके से आया है। अब उसका अप्रोच क्या होगा? वो लगातार गलत काम को आगे बढ़ाएगा ना, गलतियों को आगे बढ़ाएगा, जब वो उसका आने का प्रोसीजर ही गलत है। और आप ये देख लीजिए कि कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पेपर ना आउट हो, जहाँ एग्जाम्स ना कैंसिल हो, जहाँ के छात्रों का साल ना बर्बाद हो। आज चले जाइए दिल्ली विश्वविद्यालय का आपने जिक्र किया, चले जाइए दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे बच्चे पढ़ते मिल जाएंगे आपको, सीरियसली पढ़ते मिलेंगे आपको। लेकिन जब पेपर कैंसिल होता है, एक छात्र है कि वो मान लीजिए राजस्थान में किसी एग्ज़ाम का पेपर भरा हुआ है, वो गया राजस्थान जयपुर या किसी और ज़िले में पेपर देने गया, 1,000 रुपये लगा के पेपर देने गया, 1,000 का फॉर्म भरा, 1,000 लगा के गया, 1,000 मतलब 5,000 एक फॉर्म भरने लग रहा, और फिर जब पेपर दे के आ रहा पता लग रहा पेपर कैंसिल। पेपर, ये मैं एक स्टेट का उदाहरण दे रहा हूँ, ये कई सारे स्टेट्स में है। छत्तीसगढ़ तक में जाते रहे, झारखंड में जाते रहे, झारखंड में अभी आंदोलन चल रहा था पेपर आउट होने का और हेमंत सोरेन सरकार मान नहीं रही थी, माननी। तो इस तरीके के मतलब जैसे जब एक आवाज़ होती है, एक छात्र नेता बोलता है कि भाई पेपर आउट हुआ है और छात्रों का एक प्रतिनिधि बोलता है तो सरकारों पे दबाव बनता है, जो दबाव अभी छात्रों को इकट्ठा होकर बनाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश में PCS परीक्षा टालने का आंदोलन था, कई लोग जेल गए,
सरकार 1000 पदों की वैकेंसी निकालती है ना, सरकार 1000 पदों की आज वैकेंसी निकाल रही है ना, तो पेपर कराने से लेकर और रिजल्ट आने तक 300 लोग तो जेल चले जाते हैं पेपर आउट कराने में, उसमें इन्वॉल्व होने में। नीट पे तमाम चर्चा रही, अब उस पर जांच होती रही, तमाम लोग पकड़े गए। क्यों? क्योंकि ये छात्र राजनीति कमजोर है और वो दलाल जो पेपर खरीद और बेच रहे हैं उनको ये डर नहीं रह गया है। हाँ, स्टूडेंट्स कुछ है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उनको लगता है हम रिसेंट एग्जांपल हमने देखा है कि अपना सत्या निकेतन में पीजी ऑनर ने एक स्टूडेंट को मारा है, तो कहीं पे भी वो बहुत एक 2 लाइन की न्यूज़ मैंने उसको किसी न्यूज़पेपर में देखा था। फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के 4 लोग वहाँ गए, लेकिन वो डर, वो स्टूडेंट यूनियन का वो जो प्रभाव खत्म हो गया लोगों से, इस वजह से ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि 2 छात्र मर गए करोल बाग में। एग्जैक्ट एरिया तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2 छात्र मर गए थे। हाँ, वो पानी भर गए और डूब के मर गए। ये कितनी बड़ी घटना थी। उसके पिछले साल आग लग गई एक कोचिंग में, छात्र रस्सियों के सहारे कूदे उनमें। हाँ, मैं खुद गया हूँ, कई घायलों से मैं मिला उनमें हॉस्पिटल में, कोई सुविधा नहीं। अभी भी कोचिंग चल रही है ऐसी जगहों पे, अभी भी कोचिंग मंडी पूरी तरीके से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मतलब कैद कर चुकी है, उनके कैद में है। ये जो प्राइवेट लोग हैं इनके कैद में है। इसका वे आउट आप क्या देखते हैं कि खुद छात्र ही खड़े हो डिमांड करें, या आपको लगता है सिस्टम को भी इसमें थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा? करना तो सिस्टम को ही चाहिए, सिस्टम को ही चाहिए। ये व्यवस्थाएं ठीक तरीके से चलती रहें। विपक्ष की व्यवस्था क्यों होती है किसी भी सरकार की सरकारी व्यवस्था में? विपक्ष की व्यवस्था जनप्रतिनिधि चुने ही क्यों जाते हैं? जनप्रतिनिधि चुने ही क्यों जाते हैं कि जब भी प्रशासनिक लोग निरंकुश हों तो उनको लाइन पे लाया जाए जी, उनको लाइन पे लाया जाए, उनको जनता की डिमांड बताई जाए, जनता की आवाज़ सुने वो, और उनको लाइन पे लाया जाए। तो करना तो प्रशासन को चाहिए, शासन को चाहिए, सरकारों को चाहिए कि एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था वो बना के रखे कि जो चीज़ें प्रशासन, जो कमियां प्रशासन उनको नहीं बता रहा है, सिविल सोसाइटी से एक आवाज़ उठे, वो छात्रों की हो, वो मजदूरों की हो, वो गरीबों की हो, एक आवाज़ उठे और वो ये बताए कि ये आप गलत कर रहे हैं और सरकार उसमें सुधार करे। ये सरकार के भी हित में है। आखिर सरकार को कौन बताएगा? क्यों? जब कोई आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद पे बैठता है तो तमाम तरीके के लोग उसको घेर लेते हैं, तमाम तरीके के लोग उस प्रशासनिक व्यवस्था, उसका एक दायरा, इस देश में ऊंची से ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति की भी आंखों का एक दायरा है कि वो एक दायरे तक देख सकती है। दायरे के बाहर के भी लोग हैं जिनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए, और वो कौन पहुंचा सकता है? छात्र पहुंचा सकते हैं सबसे ईमानदारी से। और छात्र राजनीति, अगर इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सबसे जरूरी जो बात है वो छात्र राजनीति को मजबूत करना होगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे मैंने कंपैरिजन दिया लिंगों से पहले और लिंगों के बाद, कि बात में बिल्कुल निरंकुश होगी छात्र राजनीति, बिल्कुल आशीर्वाद केंद्र की, और आज स्टूडेंट यूनियन के नाम पे हमें शायद कुछ सुनने को कभी नहीं मिलता। इससे पहले काफ़ी न्यूज़ हम सुनते थे। तो आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि फ्यूचर में कभी छात्र आंदोलन दोबारा से रिवाइव हो सकते हैं, छात्र राजनीति दोबारा से रिवाइव हो सकती है, और कितनी पॉसिबिलिटीज़ इसकी आपको लगती है, और इसके लिए आप कौन कौन लोग जिम्मेदार है जिनको आगे आना चाहिए? देखिए, छात्र राजनीति से असम गण परिषद का आपने नाम सुना होगा। असम गण परिषद एक छात्र संगठन जो सत्ता में आ गया, असम में सरकार बना गया, जी सरकार बना, लेकिन उसके पीछे कोई गाइडिंग फोर्स नहीं थी, इसलिए एक समय के बाद वो भी भटका और कमज़ोर हो गया। अजासू करके एक पार्टी रही झारखंड की, कैबिनेट मिनिस्टर रहे उसके, मतलब काफ़ी विधायक भी रहे, संख्या तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम। और वो छात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी राजनीतिक दल को उसे गठबंधन करना पड़ा सत्ता में आने के लिए। तो छात्र कभी भी छात्र आंदोलन उठ सकता है, और कई सारे संगठन हैं छात्र राजनीति, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, NSUI है। मैंने NSUI से भी बहुत सारे नेता निकले, जैसे अजय माकन और भी बहुत सारे लोग रहे, है ना, जो देश के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे। ABVP एक ऐसा संगठन जिसने, मतलब देश में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं होगा देश जहाँ पर अपने लोग ना, उनके लोग ना हों, मतलब छात्र राजनीति से जुड़े उनके कार्यकर्ता ना हों। कैबिनेट के लोग हमने गिनाए कि कितने लोग रहे। इसके अलावा रजत शर्मा जी का हमने नाम लिया, इसके अलावा प्रभु चावला, श्री राम बहादुर राय जी, पिंकी आनंद, और एक मोनिका अरोरा जी बड़ी वकील हैं, और मैं एक
हाँ, मैं बोल रहा हूँ पद्म विभूषण मिला था, है ना? तो मतलब ऐसा कहने का अर्थ ये है कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं जहाँ छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ना पहुँचे हों। तो छात्र आंदोलन मतलब किसी को रिवाइव करने की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी बैसाखी के सहारे नहीं खड़ा हुआ है, किसी बैसाखी के सहारे छात्र आंदोलन नहीं खड़ा होगा। जिस दिन एक थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस होगा, छात्र देश का खड़ा होगा, छात्र देश का खड़ा होगा और किसी भी सत्ता की आंख में आंख मिला के जवाब देने की शक्ति रखता है छात्र। किसी भी इंदिरा गांधी जो देश की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री रही सीटों के मामले में, उनको झुकाया, वो छात्र राजनीति थी। और पहली बार शायद मतलब जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और जो चाहती थी उस देश में, वो मतलब कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत मजबूत मुख्यमंत्री थे और वो दिल्ली आए इंदिरा जी से मिलने और उन्होंने बोला कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते ही इस्तीफ़ा दे दूंगा। उन्होंने बोला ना, यहीं ऑफिस में इस्तीफ़ा दे के जाइए, और वो इस्तीफ़ा दे के गए। ऐसी जो प्रधानमंत्री, जो मजबूत प्रधानमंत्री, या ये कह लीजिए जो डिक्टेट करती थी व्यवस्थाओं को, उनको छात्रों ने झुकाया और सत्ता से बाहर कर दिया। तो छात्र राजनीति को किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। ये प्राकृतिक तरीके से, जिस तरीके से बरसात का मौसम आता है ना, पानी बरसता है और फिर तमाम हरियाली, हाँ होपफुल है, और छात्रों से ही होपफुल रहा जा सकता है। व्यवस्थाएं छात्र ही बदल सकते हैं। तो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करने से पहले कि आज के परिप्रेक्ष्य में मुख्य धारा पे कितना प्रभावी आज की छात्र राजनीति है या नहीं है, या आपको फ्यूचर में लगता है 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन प्रभावी हो सकती हैं दोबारा? अभी की जो छात्र राजनीति, अभी भी आप देखेंगे जितने प्रतिरोध और जितने विरोध के स्वर उठते हैं वो छात्रों से ही उठते हैं। कि कोई भी मुद्दा हो, छात्र इकट्ठा होते हैं, छात्र अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन वो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि बरसात का पानी, जब बरसात का मौसम आता है, पानी बरसता है तो चारों तरफ हरियाली हो जाती है। वो हरियाली नहीं दिख रही है छात्र राजनीति, वो हरियाली नहीं दिख रही है कहीं कि कोई छात्र नेता उठे और आवाज़ उठाए। जैसे कुछ लोग, कुछ उम्मीद हैं, जैसे आपने देखा कि रविंद्र सिंह भाटी नाम का एक छात्र नेता, वाह, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, छात्र संघ का जीता और इंडिपेंडेंट विधानसभा लड़े और विधायक बने, और तमाम जरूरी मुद्दे वो विधानसभा में उठा रहे हैं। ऐसे ही आपने विकास दहिया जी का नाम लिया था, आप और भी कई छात्र नेता हैं, शक्ति सिंह जी हैं, जो तमाम तरीके से अपने प्रयास कर रहे हैं। बस वो प्रयास धीरे धीरे समय के हिसाब से फलीभूत होगा। जब अनुकूल समय आएगा तो ये आप देखेंगे कि इस देश की राजनीति में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा। बहुत। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीति अभी इनएक्टिव है लेकिन खत्म नहीं है? इनएक्टिव नहीं, कम एक्टिव कह लीजिए। कम एक्टिव है, कम लेकिन एक्टिव आप मतलब खत्म नहीं हुई है। ब्लैक एंड व्हाइट में ग्रे। ठीक है राहुल ओझा जी, आप मेरे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका, हमें इस मुद्दे पे आपके विचारों को सुनने का मौका मिला। आपका एक बार दिल से सभी व्यूअर्स की तरफ से भी और हमारे सिंप्लीफाई भारत की तरफ से भी धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। इसी तरीके से आप नए मुद्दों को उठाते रहिए और देश में जागरूकता एक अलग अलग विषयों पे आप फैलाते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।